शुरू करते हैं। ये आपको हमने कल पढ़ाया था कि किसी भी प्रिज्म की अगर आधार में n भुजाएं दी गई हैं, कहने का मतलब क्या है। ये आपको कल हमने पढ़ाया था कि किसी भी प्रिज्म के आधार में अगर n भुजाएं जो है वो आपकी दी गई हैं और एक समबाहुभुज है, तो हमने आपको प्रिज्म भी यहाँ लेके बता दिया था कि ये आकृति आपकी क्या कहलाएगी, प्रिज्म ही कहलाएगी। और इसके आधार में जो भुजाएं हैं उनसे हमें मतलब रहेगा। आधार का मतलब कि अगर ये आपका आधार है, कहने का मतलब ये वाला आधार है, तो इसकी आधार में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो हम आधार में भुजाओं की संख्या कितनी मान लेंगे, यानी कि n बराबर आधार में भुजाओं की संख्या 4 मान लेंगे। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर कोई और दिया गया है, जैसे कि सपोज दैट ये दिया गया है, मान लो ये दिया गया है, तो यहाँ पर आधार में जो भुजाएं दी गई हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5 दी गई हैं। एक बात आप क्लियर रखना कि आप प्रिज्म किसे कहेंगे। तो प्रिज्म के लिए हमने आपको बता दिया था कि आप केवल और केवल एक काम कीजिएगा। क्या काम करेंगे, कोई भी ले लो आकृति, कहने का मतलब है कोई भी आकृति ले लो। जैसे मान लो आपने ये पंचभुज ले ली है, तो अगर पंचभुजी आकृति आपने इस प्रकार से क्या कर ली है, ले रखी है। मान लो यहाँ पर आपने पंचभुज आकृति ये ले रखी है। अब इस पर ही आपको क्या करना है, रेखाएं खींचनी है। तो जब इन पर ही रेखाओं को खींचोगे तो इस प्रकार की रेखा जो है वो ऊपर की आएगी, ये रेखा जो है वो आपकी आ जाएगी, कहने का मतलब है ये रेखा जो है वो आपकी आ जाएगी, फिर ये रेखा जो है वो आपकी आ जाएगी, फिर इसके ऊपर ये रेखा जो है वो आपकी आ जाएगी, और इसी के ऊपर हम क्या रख देंगे, एक पंचभुज की आकृति का ढक्कन रख देंगे। कहने का मतलब है इस प्रकार का ढक्कन जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो ये नीचे वाला आधार हो गया और ये ऊपर वाला, और इस पर ये आयताकार फलकें आपने क्या कर दी हैं, खड़ी कर दी हैं, कहने मतलब। तो देखो ये 2D में नहीं आ पाता है समझ में, इसलिए हमने आपको 3D डायमेंशन ऑलरेडी डायग्राम लिए थे कि एक आधार है, इसके ऊपर आप ये भुजाएं खड़ी कर दो और उसके आधार के बराबर ढक्कन बंद कर दो, तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है, कहने का मतलब। और सबसे बढ़िया उदाहरण हम आपको अगर ये कहें, एक कमरा, कोई भी कमरा आयताकार रहेगा, आप जिस कमरे में बैठी हो उसी कमरे को ले लो, आधार रहेगा, हर भुजा पर एक दीवार खड़ी होगी, आयताकार फलक खड़ी होगी, चारों तरफ से वो फलकें खड़ी कर दोगे 4 भुजाओं पर। जैसे ये आधार आपका ये है, ये आपकी कोई आधार है, इसके ऊपर आपने एक आयताकार फलक ये खड़ी कर दी, दूसरी ये कर दी, तीसरी ये और चौथी ये। अब ये पूरा का पूरा एक आपका क्या हो गया, कवर्ड एक बॉक्स हो गया। ऊपर से इसको हमने ढक दिया है, जैसे छत को हम लेंटर डाल देते ढक दिया है, तो वो कमरा भी आपका क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा, वो पिरामिड नहीं कहलाएगा। तो ये आकृति हम आपको समझा चुके थे, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो आपकी आधार में भुजाओं की संख्या रहेगी, हमें उनसे मतलब है। तो आधार में भुजाओं की संख्या मान लो अगर 5 है, यानी n का मान जो दिया गया है वो n का मान जो है वो अगर आपका 5 दिया गया है, n का मान, यानी कि भुजाओं की संख्या बदलती रहेगी। कभी सम षष्ठभुज होगा, कभी सम पंचभुज होगा, कभी सम चतुर्भुज होगा, कभी सम दशभुज होगा, कभी सप्तभुज होगा, बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कहता है कि ये फलक कितने होंगे उसके, इस प्रिज्म में कितने फलक होंगे, तो n+2 फलकों की संख्या होगी, शीर्षों की संख्या 2n होगी और किनारों की संख्या क्या होगी, 3n होगी। यानी इसी को हम क्या लिख रहे थे, 3n लिख रहे थे, इसी को हम क्या लिख रहे थे, 2n लिख रहे थे, इसी को हम क्या लिख रहे थे, n+2 करके क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। यानी कि ये सारे पॉइंट आपके प्रिज्म के लिए रहेंगे। फिर हमने कहा था कि अगर पिरामिड है तो पिरामिड के केस में थोड़ा अलग रहता है। पिरामिड के केस में हमने आपसे कहा था कि आप भले ही यहाँ पर मान लो एक आपने 3 भुजा वाला ले लिया, 3 का मतलब उससे कंफ्यूजन पड़ता है, 4 भुजा वाला ले लो, मान लो 4 भुजा वाली आपने एक आकृति ले ली कि जो आपका क्या है, ये इस प्रकार से दिया गया है। अब इस पर ही फलकें तो खड़ी करेंगे, लेकिन वो आयताकार फलकें नहीं होंगी, वो फलक होंगी, वो त्रिभुजाकार फलक होंगी। एक भुजा यहां रहेगी और त्रिभुज का जो सिरा रहेगा वो ऊपर, तीसरा त्रिभुजाकार फलक यहाँ, इस चौथी त्रिभुजाकार फलक यहाँ, और 5वीं त्रिभुजाकार फलक यहाँ, सारी की सारी शीर्ष पर जाकर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब जुड़ जाएंगी तो वो कैसी आकृति के रूप में दिखेगा, वो भी हमने आपको समझाया था। इस प्रकार की आकृति के रूप में क्या करेगा, दिखेगा कि ये चतुर्भुजाकार कोई आपका क्या हो गया है, आधार हो गया है। इसी चतुर्भुजाकार पर त्रिभुजाकार फलकें खड़ी की हैं, उसकी प्रत्येक भुजा पर। तो 4 भुजाएं थी, तो 4 भुजा पर त्रिभुजाकार फलकें आपने चारों कोनों पर क्या कर दी हैं, खड़ी कर दी हैं।
जब फलकें आप खड़ी कर दोगे तो ये किसी एक बिंदु पर पहुंच जाएंगे, इनके लिए केस अलग रहेगा, ये आकृति पिरामिड कहलाती है। ठीक है, तो अब पिरामिड के केस में आपको बताया था कि शीर्ष कितने रहेंगे, तो शीर्ष की संख्या n+1 रहेगी, किनारी कितनी रहेंगी, ये मिट गया है कहने का मतलब है, तो किनारी जो है वो आपकी 2n, और जो फलक रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, शीर्ष के बराबर ही रहेंगे, क्या रहेंगे, n+1 रहेंगे। क्योंकि यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि फलक, फलक का मतलब क्या है, फलक तो मतलब ये रहेगा आपका एक फलक, ये एक, ये सामने का मतलब 4 भुजाओं पर हो गया और एक नीचे का, ऊपर का है नहीं तो n+1 हो गया। इसके बाद शीर्ष, 4 शीर्ष नीचे क्या हो, एक शीर्ष ऊपर बनेगा तो n+1 हो गए। लेकिन किनारियों की संख्या कोई कहे तो देखो 1 2 3 4 तो आधार में हो गए, और 4 ही उसके कहां हो गए, आपके ऊपर खड़े हुए फलक के हो गए, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, 8, और 8 का मतलब 4 का दुगना, तो 2n हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ भी लिख के आपको बता दी थी, और वहां पर भी हमने रिजल्ट के रूप में लिख लिया था। तो 2 चीजें शायद आपको क्लियर हुई हैं प्रिज्म और पिरामिड के, यहाँ से अगर सवाल पूछे जाएं तो आप कर लोगे। इससे रिलेट पर जो सवाल बन रहे थे वो भी हमने आपको करा दिए थे ना, और शायद कोई प्रश्न रह तो नहीं गया। पहले हमें ये देख लेने दो एक बार, तो ये यहाँ तक हो गया था 65, और हाँ ये मतलब यहाँ तक हो गए थे ना सवाल, अभी नहीं, अभी वो बीच के जो सवाल रह गए हैं वो इस पर नहीं होंगे, अभी हम उसके लिए कंडीशन और लिखा रहे हैं, ठीक है ना। बीच के जो सवाल हैं वो इस पर नहीं होंगे, जैसे ये वाला सवाल हो जाएगा, इस जो भी हमने कंडीशन पढ़ाई है, ये बहुफलक के किनारे ये हो जाएगा, कहने का मतलब है जो हमने कंडीशन पढ़ाई है। अभी और कौन कौन से सवाल हो जाएंगे इन कंडीशनों पर, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये वाला है, ये तो घन वाला है तो हो ही गया है, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा चूंकि ये इसी पर आधारित है। हाँ, अब जैसे ये वाले सवाल हैं, समचतुष्फलक का आयतन दिया गया है कि 18√2 दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है, ठीक है ना। तो अभी ये वाले नहीं आपसे सवाल होंगे, अब हम पहले इनकी कंडीशनों आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जब इनकी कंडीशन पढ़ा देंगे फिर ये सवाल आपसे होंगे। ये सारे सवाल जो है वो आपसे अभी नहीं होंगे, क्योंकि किसी में आयतन पूछा है तो किसी में आपका प्रिज्म की ऊंचाई पूछी है, तो ये प्रिज्म की ऊंचाई या पिरामिड का आयतन या पिरामिड का क्षेत्रफल या पिरामिड का वक्र पृष्ठ या पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, तो अभी ये सवाल आपके रह गए हैं। तो हम इन सवालों के लिए कंडीशन पहले आपको पढ़ा लेते हैं, कंडीशन आपको पढ़ा लेते हैं और यहां से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही हमने खत्म किया था, ठीक है ना, बाल्टी के सिरे को खत्म किया था। यहाँ ले रहे हैं, ये पहला सवाल है, लेकिन उसके पहले कुछ कंडीशनें आपको क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है ना, कुछ कंडीशन आपको बताते हैं ताकि आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म के लिए लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले किसके लिए लिखते हैं, प्रिज्म के लिए, फिर पिरामिड के लिए। प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, चलिए आप प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, कहने का मतलब है प्रिज्म तो वही जो आप देख के आए थे प्रिज्म को, कि प्रिज्म आप किसे कहेंगे, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप समझ रहे होंगे कि प्रिज्म क्या है, इमेज दिमाग में छप गई है कि प्रिज्म किसे कहेंगे। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख लेते हैं। क्या चीजें चाहिए हमें, पहला आयतन चाहिए, दूसरा पृष्ठ चाहिए और तीसरा संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। 3 फॉर्मूले हमें चाहिए हैं ताकि हम इनके मान निकाल पाए। तो सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं, आयतन को V से डिनोट करते हैं। ये किसका आयतन है, ये प्रिज्म के लिए आयतन है। तो प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला रहेगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। समझते चलना सर, हम एक चित्र यहाँ ले लेते हैं ताकि आपको समझाने के लिए हमें आसानी रहे और बड़े आसान भाषा में हम अपनी बातों को कंप्लीट करा पाए। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम ले लेते हैं एक प्रिज्म का, और इसको प्रिज्म कहेंगे आप, और प्रिज्म जो है वो आपका ये भी कहलाएगा, ये पिरामिड कहलाएगा, ये प्रिज्म कहलाएगा, ये भी प्रिज्म कहलाएगा। पर हम प्रिज्म इसको ले लें, एक मिनट, देखो सर ये सारे प्रिज्म ही तो हैं, देखो दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना, ये सारे प्रिज्म हैं। एक मिनट रुकना, ऐसे नहीं दिख रहा, मतलब ये प्रिज्म ही तो हैं, देख रहे हो आप, सारे के सारे ये प्रिज्म ही तो हैं, यहां पर ये प्रिज्म ही तो है। अगर ये आधार है 1 2 3, तो सामने की 3 भुजाएं दिख रही, पीछे की 3 भुजाएं गायब है, ऊपर का 1 2 3 4 5 और 6 की 6 भुजाएं दिख रही हैं, ठीक है ना। ये उसके ऊपर फलक खड़े कर दिए गए हैं, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 दिख रही है भुजा, 1 2 3 4 और 5 टोटल है। जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है वो हमको
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये आधार का क्षेत्रफल तो ये रहेगा, आधार का क्षेत्रफल क्या रहेगा, ये नीचे वाले का क्षेत्रफल रहेगा। एक मिनट, इस चित्र में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी और चित्र है अपने पास। ये तो चित्र समझ में आते हैं ना। चलिए, तो यहां पर जो दिया गया है कि ये षष्ठभुज है, तो ये हो गया, 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 यही तो है आधार भाई। ये अष्टभुज है, षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज है तो ये आधार तो दिख रहा है ना। तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये निकालोगे आप, आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई तो आपकी यही रहेगी जो हाइट दी गई है सर, ठीक है ना। तो आपका पूरा का पूरा आयतन जो है वो आप क्या कर लोगे, आप निकाल लोगे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला जो आपको लिखाया है वो आयतन का है, और उस आयतन का फॉर्मूला को आप याद रखोगे। अब इसको हम छोटे रूप में यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। एक मिनट, चलिए, तो शायद आप समझ गए होंगे कि हमारे कहने का मतलब क्या है। तो हमारे कहने का मतलब भी आप समझ गए हो कि आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है वो भी आप समझ गए ना। तो ये क्या निकालेगा, आयतन का मान जो है वो निकाल देगा, किसका, किसी भी प्रिज्म का। दूसरा लिखते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, या तो हिंदी लिख लो वक्र पृष्ठ, किसका, प्रिज्म का, या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मान क्या आएगा, अब अभी लिखा है आधार का क्षेत्रफल, अब चूंकि कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो हम कहेंगे आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। तो अब हम आधार का क्या निकालेंगे, परिमाप, आधार का परिमाप इनटू क्या करेंगे, ऊंचाई, इनटू क्या करेंगे, ऊंचाई। तो आधार का परिमाप इनटू क्या करोगे, ऊंचाई, ये आपका क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो आपका निकल आएगा। फिर हम कहें यहीं पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या जिसको टोटल सरफेस एरिया के नाम से आप जानते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया के नाम से आप जानोगे, तो इसका फॉर्मूला भी आपको लिखा देते हैं। कहने का मतलब है ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, कहने का मतलब है आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, और साथ में क्या जोड़ देना है, साथ में क्या जोड़ देना है, दो वैल्यू और इसमें जोड़ देनी है, मतलब 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। यानी कि आपको जो दिया गया है, कहने का मतलब है कि आधार का परिमाप और ऊंचाई तो हम लेंगे ही, लेकिन साथ में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, और ले लेंगे। और ये क्यों ले लोगे, तो इसके लिए फिर हम वही आपको बताएंगे, ये इसलिए ले लेंगे कि मान लो सपोज दैट ये है, मान लो कोई हेक्सागोनल ही है, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ चाहिए सर। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, देखो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और ये भुजा, और ये भुजा, ये भुजा तो किसको बता रही है, ये भुजा बता रही है आपको किसको, ये वाला बता रही है आधार के क्षेत्रफल को। अब हमें चाहिए क्या है, तो हम आधार का परिमाप ले रहे हैं, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल ये लिया और इसी के बराबर का ढक्कन तो ये रखा, तो हम वक्र पृष्ठ में नीचे और ऊपर के ही तो क्षेत्रफल जोड़ लेते, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ में नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल ही तो क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, क्या नहीं आ रही। ये देखो, ये भी तो सर पिरामिड है, ये पिरामिड नहीं है क्या, ये चार भुजा वाला है। अब चार भुजा वाला पिरामिड रहेगा तो इसमें ये रहेगा आधार, ये रहेगा आधार, ये रहेगा आधार, इसके ऊपर ये फलकें खड़ी कर दी आपने आयताकार, ऊपर उसके बराबर ढक्कन रख दिया, तो ये भी तो पिरामिड कहलाएगा, सॉरी ये भी तो प्रिज्म कहलाएगा, पिरामिड थोड़ी होगा। और इसमें आप क्या करेंगे कि अगर हमें इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का, वहां पर हम क्या ले लेते थे, एक प्रकार से कहने का मतलब है जब वो घन होता था या घनाभ होता था तो हम वहां ले लेते। लेकिन अब यहाँ पर हम इसको क्या मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं कि ये आपका घन या घनाभ नहीं है, ये आपका क्या बन गया है, जिसकी फलक चार भुजा है, जिसकी फलक में चार भुजाएं यानी आधार में चार भुजाएं हैं, वो समान है, और उसके ऊपर एक क्या कर दिया है, आयताकार कोई प्रिज्म बना दिया गया है।
तो ये जो प्रिज्म होगा ये उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल जोड़ोगे वो वक्रपृष्ठ कहलाएगा। तो उसका फॉर्मूला आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई आ रहा है, लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ जोड़ोगे तो ये तो लेना ही पड़ेगा, ये ऊपर की भुजा, ये ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे शायद। चलिए अब यहां पर एक चीज लेकिन अभी रह गई है, सारी चीजें आप समझ रहे हो लेकिन एक चीज तो रह गई है, वो लोग क्या रह गई है, देखना हम बता रहे हैं क्या रह गई है। एक मिनट, यहां एक चीज तो बची ही है सर, और वो क्या बच गई है, ये कहां से निकालोगे, आधार का क्षेत्रफल। ये कहां से निकालोगे, आधार का क्षेत्रफल कहां से निकालोगे भाई। आधार में कोई ना कोई या तो चतुष्फल की आकृति होगी, या पंचफल की होगी, या षष्ठफल की होगी, या सप्तफल की होगी, या अष्टफल की होगी, या नव 10 कुछ ना कुछ हो सकता बहुभुजाकार। भाई है तो बहुभुज, तो उसके क्षेत्रफल का भी तो फॉर्मूला आपको चाहिए पड़ेगा। तो लिखिएगा, जब भी कभी एन भुजा वाला, ध्यान रखना, जब भी कभी एन भुजा वाला बहुभुज दिया हो तो एन भुजा वाले एक बहुभुज का क्षेत्रफल। तो एन भुजा वाले एक बहुभुज का क्षेत्रफल कहने का मतलब है जिसको आप नियमित बहुभुज कहते हो या रेगुलर पॉलीगन कहते हो, ये क्या कहलाएगा, नियमित बहुभुज कहलाएगा। ये नियमित बहुभुज कहलाएगा। नियमित का मतलब है जिसकी समस्त भुजाएं बराबर हैं, सम बहुभुज जिसको हम कहते हैं, वो रेगुलर बहुभुज कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसके क्षेत्रफल का मान क्या होता है तो हम पहले भी बता रखे हैं, फिर बताए दे रहे हैं। एरिया का मान कैसे निकालते हो, तो एन भुजाओं का मान होगा इनटू √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। बात समझ पाए कि नहीं, क्यों ये हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं आपको शुरुआत में, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब हमने बहुभुज के दौरान ये फॉर्मूला लिखाया था, याद करो। हमने बहुभुज वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, देखो ये इतना √3/4 ये समबाहुभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर n भुजाएं दी गई हैं तो फिर n भुजाएं अगर दी गई हैं तो फिर आपका वो क्या हो जाएगा, ये पूरे बहुभुज के लिए n अगर भुजाओं का मान 4 है तो 4 रख दो, n 5 है तो 5 रख दो, n 6 है तो 6 रख दो, n 7 है तो 7 रख दो, वो पूरे के पूरे बहुभुज का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल जो है वो निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको, ये तो केवल √3/4 भुजा का स्क्वायर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन उसमें ही अगर हम गुणा कर दें तो ये नियमित बहुभुज का क्या निकल आता है, क्षेत्रफल जो है वो निकल आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अभी सवाल अभी भी नहीं कर रहे, अब प्रिज्म और पिरामिड और ले लेते हैं, और पिरामिड के कंसेप्ट समझ लेते हैं, और पिरामिड के कंसेप्ट समझने के बाद फिर समझेंगे। ये रहा पिरामिड, ये सही है, ये एक चित्र है, उसमें थोड़ा एक चित्र गड़बड़ था। ठीक है ना। चलिए तो आप पिरामिड के फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पिरामिड के लिए क्या फॉर्मूला रहेंगे। ये पिरामिड है, ये पिरामिड है। पिरामिड के फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पिरामिड के क्या फॉर्मूला रहेंगे। तो सबसे पहले पिरामिड में भी आपको आयतन निकालना है, कहने का मतलब है। और पिरामिड किसे कहते हैं तो ये हम बता चुके हैं, बार बार ज्यादा शायद समझ में ना आए, हम बार बार वही चीज रिपीट कर देते हैं। ये आधार है, इसके ऊपर त्रिभुजाकार फलकें खड़ी कर दी गई हैं जो किसी एक शीर्ष पर मिलेंगी। ये आकृति क्या कहलाएगी, पिरामिड कहलाएगी। इसमें ऊपर से ढक्कन रखने की आवश्यकता नहीं होती, बस केवल इतना अंतर होता है प्रिज्म और पिरामिड में। अब इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं कि पिरामिड के फॉर्मूले में क्या क्या है। तो 3 चीजें इसमें भी रहेंगी, वही आयतन, यानी आयतन का फॉर्मूला क्या है, यानी कि पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला, वहां प्रिज्म का आयतन पूछा है, पिरामिड का आयतन, और पिरामिड के आयतन का मतलब है v, और v का मान जो है वो आपको क्या याद रखना है, तो वहां हमने क्या लिया था, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वहां क्या लिया था, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यहाँ लेंगे 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर जो मान रहेगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। ठीक है ना, ये यहाँ पर हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आपका मान रख दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर फिर वही आपका LSA, कहने का मतलब है आपका
सी एस ए कहो या एल एस ए कहो, कहीं मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया या पक्ष पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछे कि पिरामिड के पक्ष पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, या जिसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हो, वहां पर हमने क्या बताया था, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। वहां क्या बताया था, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे आधार का परिमाप लेंगे, लेकिन उसके पहले 1/2 आधार का परिमाप इनटू, अब यहां पर ऊंचाई की जगह पर थोड़ा सा चेंज रहेगा, त्रियक ऊंचाई आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप वक्रपृष्ठ निकाल रहे हो। आयतन के लिए तो हम ऊंचाई ही लेंगे, पर जब हमसे क्षेत्रफल पूछा जाए तब हम त्रियक ऊंचाई लेंगे कि तिरछी ऊंचाई कितनी है। क्योंकि यहाँ वक्रपृष्ठ की बात हो रही है तो हमें तिरछी ऊंचाई लेनी पड़ेगी कि तिरछी ऊंचाई कितनी है। जबकि आयतन के फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का मान ही रखेंगे, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। चलिए, अब इसके बाद अब सब हम निकालना भी सिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए। अधिकतर प्रश्न में दिए रहेंगे मान, बहुत कम चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। फिर इसका लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ, कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, एक तो यही रख रहेगा, कहने का मतलब है 1/2, या तो सीधा सीधा कह दो सी एस ए लिख दो, या फिर हम लिख लेते हैं 1/2 आधार का परिमाप इनटू त्रियक ऊंचाई, इनटू त्रियक ऊंचाई। अब इसमें क्या जुड़ेगा, केवल नीचे का आधार का क्षेत्रफल ही तो और जुड़ेगा भाई। ये जो ये वाला क्षेत्रफल है नीचे का, ये आधार का क्षेत्रफल ही तो और जुड़ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ में। तो इसी में हम और क्या जोड़ देंगे, आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता रखा, बहुभुज है, वही आकृति है, तो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, वैसे भी यूज कर सकते हो। चलिए, बात समझ पाए कि नहीं, बताओ बताओ, बात समझ पाए कि नहीं, बोलो। बोलिए, अभी बता रहे, दी रही होगी उसमें, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं होगी तो फिर हम निकाल के आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक आकृति और लेते हैं, ठीक है ना। ये 4 फॉर्मूले क्लियर, 3 फॉर्मूले ये क्लियर हो गए। एक आकृति और लेते हैं, ठीक है ना। इस आकृति को क्या कहा जाता है, और उसको और देख लेते हैं, देखना। पिरामिड है, ये पिरामिड है, ये ही ले लेते हैं। वो आकृति नहीं दी गई है। इसको छोड़ते हैं सर, हम ऐसे ही फॉर्मूले लिखा देते हैं, ठीक है। चित्र है नहीं हमारे पास, देखिए समचतुष्फलक को इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर समचतुष्फलक को इंग्लिश में क्या कहेंगे,
एक मिनट, इसकी स्पेलिंग कंफर्म कर लेने दो, हमें स्पेलिंग डाउट है। FORDN हो सकती, एक मिनट बस, एक मिनट बस। ठीक है सर। इसको क्या पढ़ेंगे सर? रेगुलर टेट्राहेड्रन, हेड्रॉन, ठीक है ना। अब होता क्या है ये समचतुष्फलक, वो समझ लो, ये एक अलग से आकृति है, ये 4 समबाहु त्रिभुजों को मिलाकर बनती है। ये किस किस को मिला के बनती है? 4 समबाहु त्रिभुजों को मिलाकर बनती है। इसकी इंग्लिश में थोड़ा डाउट था लेकिन अब क्लियर है, टेट्राहेड्रॉन इसको आप कह सकते हो, कहने का मतलब है जिसमें 4 समबाहुभुज से मिलकर आकृति जो है वो क्या है इसकी निर्मित होगी। इसको सीधे सीधे रिजल्ट के तौर पर हम याद रखेंगे। आयतन इसका क्या होगा अगर आयतन पूछा जाए? भी। तो चूंकि अगर कहने का मतलब है सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, AQ अपॉन 6√2, ये आयतन का फॉर्मूला रहेगा। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, बस 2 फॉर्मूले और याद रखने हैं। तो कर्व सरफेस एरिया 3 × 3/4 × A² यानी कि भुजा का स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया रहेगा 3A²। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है, जिनकी भी जरूरत पड़ेगी उनका प्रयोग हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, तो ये आपको बस रिजल्ट याद रखना है, ये बस लास्ट कंसेप्ट है, कहने का मतलब है। अभी सवालों में आपको और समझ में आ जाएगा। आप पहले सवाल हल कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने जितने कंसेप्ट थे लगभग सारे लिखा दिए हैं। आप पहले सवाल हल करते हैं, फिर उसके बाद जो समस्या रहेगी वो हम आपको समझाते हुए चलेंगे। जहां भी आपको दिक्कत होगी वो आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए पहले सवाल पर, कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल यही है कि दिया गया है कि किसी भी प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षष्ठभुज है, ये जबकि इसकी ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका आयतन बताइए कि इसका आयतन का मान क्या होगा, ये आपसे क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो समझते हैं सर यहाँ और सॉल्व भी करते हैं। देखना क्या क्या वैल्यू आपको दी गई है। प्रिज्म का आधार की भुजा दी गई है, तो प्रिज्म की आधार की भुजा यानी कि भुजा का मान जो है वो कितना दिया गया है, जो A है उसका मान जो है वो कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। पहली चीज पहली लाइन से कि प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है, एक नियमित षटभुज है। षटभुज का मतलब भुजाओं की संख्या n बराबर 6। तो भुजाओं की संख्या अगर है इसमें की संख्या, तो भुजाओं की जो संख्या n है वो कितने के बराबर है, वो 6 के बराबर है। अब भुजाओं की संख्या अगर 6 के बराबर और इसकी ऊंचाई दी गई है 12√3, तो ऊंचाई जो दी गई है वो भी आपकी ऑलरेडी दी गई है, और वो कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है आपकी 12√3। ये सारी वैल्यू जो है वो आपको गिवन है। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो आयतन बराबर यानी कि V बराबर, हमने आपको बताया है जब भी कभी प्रिज्म दिया हो तो प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। बात समझ पाए? तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, अभी आप हम बता के आए हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है। अब इसमें आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया है बहुभुज का ही तो आधार का क्षेत्रफल n × √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल क्या होगा,
आधार का क्षेत्रफल होता है n इंटू √3/4 और भुजा का स्क्वायर a स्क्वायर और ऊंचाई का मान h जो है वो आपका दिया गया है। अब बताओ सर क्या वैल्यू नहीं दी गई जो आप नहीं रख सकते? n का मान दिया गया है कितना? तो n का मान जो दिया गया है वो आपका दिया गया है 6, तो n का मान 6 रख दिया, √3 का मान √3 है, 4 का मान 4 रख दिया, a का मान दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 रख दिया, इंटू h का मान कितना दिया गया है 12√3, तो h का मान 12√3 रख दिया। अब देख लो काट पीट दो, जिससे जो कट रहे हो नहीं कटे तो फिर आपका जो भी आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं 4 से केवल 12 जो है वो कट गया है 3 बार, बाकी एक भी अक्षर कहीं कोई लाइन कट नहीं रही है, केवल गुणा आपको सिंपल प्रोसेस के तहत कराना है। तो गुणा करा दीजिए सर, गुणा कराएंगे देखो √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो 3 रहेगा, ठीक है ना। 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो 25 रहेगा, 6 का गुणा 3 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा 18। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और 18 का गुणा फिर 3 में करा दो तो 54, और 54 का गुणा 25 में कराना है तो 25 का गुणा 4 में कराओगे 100, 10 हासिल आएगी, 25 का गुणा 5 में कराओगे 125, और 125 में क्या जोड़ देना है आपको 10 जोड़ देना है, कहने का मतलब है शायद हम सही कर रहे हैं, हाँ तो 135, यानी कि आपका 1350 क्या आ गया है, आयतन का मान आ गया है। बताओ अगर कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो आपको शायद समझने में दिक्कत कर रहा हो। हमने सारी चीजें पहले देखो क्लियर की, पहले आपको प्रिज्म बताया प्रिज्म क्या है, फिर पिरामिड बताया कि पिरामिड क्या है, फिर प्रिज्म के सारे फॉर्मूले लिखाए कि प्रिज्म का फॉर्मूला क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई है, और साथ में हमने ये भी बताया कि भुजाओं की संख्या n है तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाया है n इंटू √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर इंटू h ऑलरेडी आपका था, n जहां पर भुजाओं की संख्या उसमें ऑलरेडी दिया है 6 है, षष्ठभुज है, √3/4 और a का मान कितना दिया गया है, भुजा का मान 5 सेंटीमीटर तो 5 गुणे 5 इंटू ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 12√3, तो वो भी हमने रख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मान रखा तो पूरा का पूरा जब मान रखा इस एक दूसरे से काटा तो 1350 आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है सेंटीमीटर क्यूब के रूप में दिया गया है। बात समझ पाई कि नहीं सर बताओ? आयतन है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, ठीक है ना। बताओ अगर कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चले, नहीं चले आगे, चलिए देखना। किसी भी पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहुभुज है और उसकी ऊंचाई √3 सेंटीमीटर दी गई है, तो पिरामिड का आयतन आपसे पूछा है कि बताओ पिरामिड का आयतन क्या होगा। अब देखो ले लेते हैं, ये क्या क्या दिया गया है वो समझ लेते हैं, देखना क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। दिया गया है एक पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर आधार कितनी है, तो आधार की भुजा यानी कि जो भुजा का मान दिया गया है वो भुजा का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। समबाहु त्रिभुज है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजा की संख्या क्या होगी, तो भुजा की संख्या n बराबर 3 होगा कि नहीं होगा, बताओ n बराबर 3 होगा, बिल्कुल होगा सर। अब इसके बाद कह रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है वो h का मान दिया गया है 30√3। पेपर में ये सब मत रायता फैलाना कि तुम लिखने बैठ जाओ, जो जो दिया हुआ है वो लिख दो, पेपर में ही सीधी वैल्यू यूज करना। अब पिरामिड का आयतन निकालना है, तो पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही बताया है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही बताया है कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या रहेगा, ऊंचाई। अब यहां से क्या करोगे यूज, 1/3 तो 1/3 रहेगा, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, आधार के क्षेत्रफल का मतलब अगर समबाहु त्रिभुज है, कहने का मतलब है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। n का मान क्या रहेगा, कहने का मतलब n का मान अब आपको यहां रखने की जरूरत पड़ेगी क्या, पहले तो हमें ये बताओ, सोच लो और समझ लो, उसके बाद फिर हमें बताओ कि हम सही कह रहे या गलत कह रहे, बोलो। क्या आपको यहां पर आधार के क्षेत्रफल में क्या आपको n इंटू √3/4 भुजा का स्क्वायर रखना पड़ेगा या सीधा सीधा √3/4 भुजा का स्क्वायर रखेंगे, बोलिए। अरे महाराजों और बहन जियो, यहाँ क्या बताया था आपको कि ये आपको सारे फॉर्मूले हमने बताए थे और हमने एक फॉर्मूला यहाँ भी लिखाया था, कहाँ गया, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये रहा। एरिया क्या है,
n इंटू अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर ये लिखाया था, जहां पर ये एक नियमित बहुभुज होगा और ये हमेशा किसके लिए लिया जाता है, समबाहु त्रिभुज के लिए लिया जाता है। तो जब ऑलरेडी समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो वहां n का कोई रोल नहीं रहेगा, हम सीधा सीधा अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा आप यूज कीजिएगा, n की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा किसको यूज करेंगे, अंडर रूट 3/4 भुजा के स्क्वायर के फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा क्या रखें, अंडर रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 यही लिखेंगे कि नहीं, इनटू ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 30√3, तो ऊंचाई का मान रख दिया 30√3। अब बताओ इसको कौन व्यक्ति है जो सॉल्व नहीं कर पाएगा, शायद आप सभी सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं। देखो √3 से √3 गुणा हुआ 3 हुआ, √3 से √3 3 हुआ और 3 से 3 काट दिया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर भाई, √3 का गुणा √3 में किया तो 3 आया, और 3 का गुणा 3 से 3 का कैंसिल आउट कर सकते हो ऊपर नीचे। अब 4 से काट दो, 4 से जो है वो 8 जो है वो कट गया है, तो 8 का गुणा 2 में किया तो 16, और 16 का गुणा 3 में किया तो 480, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 480, बी विकल्प में जो है वो दिया गया है। आपको शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया, क्या कह रहे, अरे सर n का गुणा इसलिए नहीं किया कि हमने यहाँ आपसे ये लाइन कही थी, और चाहो तो आप यहाँ लिख लो कि जब एक बहुभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो बहुभुज है, जैसे देखना यहाँ पर, देखना एक मिनट, यहाँ पर इसलिए गुणा नहीं किया कि जो आप बहुभुज लेते हो, कहने का मतलब यहाँ पर जो आप बहुभुज लेते हैं, जैसे ये हमने आपको बहुभुज लिया, मान लो 2D में भी नहीं है, ये 3D में भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो हमने ध्यान नहीं किया, कोई बात नहीं, ये है ना ये, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का जो है वो आपका ये वाला जो आधार है, एक प्रकार से समस्त भुजाओं के मान बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, एक प्रकार का ये समस्त भुजाओं के मान बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये भी समबाहु त्रिभुज जो है वो आपका हो गया है। तो ये एक प्रकार से अगर देखा जाए कि अगर समबाहु त्रिभुज को ही अगर एक छोटी सी, जब आप किसी भी एक बड़े बहुभुज को बनाते हो तो बहुभुज क्या है, ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपका षष्ठभुज वाला या अष्टभुज, यानी कि इसको मान लो अगर, तो ये षष्ठभुज वाला क्या हो गया है, बहुभुज हो गया है, जिसमें समस्त भुजाओं के मान बराबर हैं। तो पंचभुज वाला भी तो क्या होता है, बहुभुज होता है कि नहीं होता है, चार भुजा वाला भी तो बहुभुज होता है कि नहीं होता है, तो तीन भुजा वाला भी तो बहुभुज होता है। तो सबसे छोटा बहुभुज तीन भुजा वाला होता है, और इसमें अगर यहाँ पर हम केंद्र बिंदु मान लें तो अगर इनको मिलाया जाए आपस में, देखना अगर इसको हम केंद्र बिंदु मान लें और इन सभी को आपस में मिला दें, इन सभी को आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो छोटे छोटे सारे के सारे क्या बनते हैं, समबाहु 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 त्रिभुज बनते हैं। तो लगभग 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो हम हमेशा क्या रखेंगे, इस छोटे वाले समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हमें याद है, इसी छोटे वाले त्रिभुज के फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, बाकी आकृतियों के क्षेत्रफल का मान निकाल लेंगे। तो अगर छोटी आकृति का क्षेत्रफल तो हमेशा अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर रहेगा, और बहुभुज में सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो तीन भुजा वाला ही होता है, तो वो उसका क्षेत्रफल हमेशा अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर लिया जाएगा। तो ये सबसे छोटे वाले बहुभुज का क्षेत्रफल है। उसके बाद जब भुजा की संख्या 4 बढ़ेगी तब n का मान 4, भुजा की संख्या 5 बढ़ेगी तब n का मान 5, जब भुजा की संख्या 6 बढ़ेगी तब n का मान 6, भुजा की संख्या 10 बढ़ जाए तो भी n का मान 10 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ पाए? तो उसी का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, लेते हैं, क्योंकि इस आधार में 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में n 6 का क्या करा देंगे, गुणा। जब भुजाओं की संख्या 5 होगी तो इसका भी जो बेस रहेगा पंचभुज का, उसमें 5 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो एक का क्षेत्रफल हमें पता है, 5 का गुणा कर देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए तो अब यहां से आंसर शायद आप निकाल लिए हैं और शायद आप हमारी बात समझ भी गए हैं। चलिए बताइए अगर कोई डाउट है तो, नहीं है? ठीक है, चलिए अब अगला लेते हैं सवाल, और अब पिरामिड वाला सवाल है, तो पिरामिड वाला सवाल ले लेते हैं कि पिरामिड में क्या क्या दिया गया है। पिरामिड की भुजा दी गई है, पिरामिड की ऊंचाई दी गई है, बताओ पिरामिड का आयतन क्या होगा, कौन नहीं बता सकता इस बात को, ठीक है ना। कितना आया? 1000। देखो आंसर भी आ गए बहन जियों के, बहुत बढ़िया। चलिए हम लगा के दिखाते हैं, कहो तो आयतन, देखो जब पिरामिड आएगा तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल
आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का मतलब 1/3 तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो यहां पर तो फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तो फिर वही n का मान नहीं होगा, सीधा सीधा √3/4 होगा। तो √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 10, तो सीधा सीधा 10 गुणे 10 करना है, 10 गुणे 10 इंटू ऊंचाई, यानी कि इंटू ऊंचाई यही करा लो लोग, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 40√3। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है, तो सीधे सीधे कैलकुलेशन कर दो सर। ये √3 से 3 कट गया है, 4 से 40 जो है वो 10 बार कट गया है, और 10 10 का गुणा होगा कितना आ गया 1000। इससे सरल तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए बताइए अगर कोई डाउट है तो, बताइए अगर कोई डाउट है तो बोलिए। इसी टाइप के सवाल जो है वो आपके बनते हैं, इससे ज्यादा और कोई कठिन सवाल जो है वो पेपर में बन नहीं पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल चाहेंगे कि इसका आंसर आप दें कि पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी अगर भुजा दी गई है और आयतन दिया गया है। हाँ 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 15 सेंटीमीटर आ रही है, हाँ 15 सेंटीमीटर आ रही है, सही है आपका बहन जी, बिल्कुल। चलिए कहने का मतलब है पिरामिड का आधार की भुजा 40 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, यानी कि अब भुजाओं की संख्या 4 है, यानी अब क्या आ गया है वर्ग आ गया है, यानी वर्ग का मतलब भुजाओं की संख्या आपकी कितनी दी गई है 4 दी गई है। चलिए तो अब यहाँ की अगर बात करेंगे, तो यहाँ की अगर बात करेंगे कि अगर है, ठीक है, अब कैसे लगाते हैं बता देते हैं, बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू आधार का क्षेत्रफल और इनटू आप क्या करते हो ऊंचाई यानी h का मान रखते हो। अब यहाँ पर ऑलरेडी आयतन कितना दिया गया है 8000 दिया गया है, तो रख दो वैल्यू 8000 बराबर। हमें कौन बताएगा कि हम आधार का क्षेत्रफल क्या लेंगे, ऊंचाई का मान तो हमें निकालना ही है। कौन बताएगा कि हम आधार का क्षेत्रफल क्या लेंगे, बोलो। भुजा का स्क्वायर, क्योंकि आधार वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, क्या आएगा भुजा गुणे भुजा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आधार वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल हमें पता है। यहां से सॉल्व करो h का मान, तो देख लेते हैं सर, देखना 0 से 0 कट गया है, 1 2 1 2, 4 से 8 80 को काट दिया है आपने 20 बार, और 4 से 20 को काट दिया 5 बार, 5 को 3 में किया 15। h का मान कितना आ गया, हाइट का मान 15, और दिया गया 15 सेंटीमीटर आपका क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है, ठीक है। बताइए ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे चलते हैं। देखना एक प्रिज्म का आधार समकोण है, अब सवाल चेंज हुआ है, एक प्रिज्म का आधार समकोण है, तो अगर चेंज हुआ है तो आधार के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल रख देंगे भैया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, कि अगर आधार का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है तो भैया आधार अगर समकोण त्रिभुज है तो आधार के क्षेत्रफल में किसका मान रखोगे, समकोण त्रिभुज का। अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज कहता तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे, बात समझ पाए, ठीक है। अगर आयत कहता तो आयत का क्षेत्रफल रख देंगे, वो जो कहेगा उसका क्षेत्रफल रख देंगे, क्योंकि प्रिज्म तो किसी के ऊपर भी बनाया जा सकता और पिरामिड भी किसी के ऊपर बनाया जा सकता। चलिए लिखिएगा मान, निकालिएगा, कैसे निकालें, भुजाएं दी गई हैं और प्रिज्म का आयतन दिया गया है, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। चलिए चलिए सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सवाल है। तो आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी हाइट है। अब आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म का आयतन आपसे पूछा है, v बराबर आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो ये कंडीशन तो हम तुम्हें बहुत पहले से पढ़ा के आए हैं कि अगर 9 सेंटीमीटर आधार है तो 12 हो सकता, सॉरी 9 लंब है तो 12 आधार होगा, तो 15 आपकी क्या होगी कर्ण होगी, क्योंकि कर्ण जो भुजा है वो सबसे बड़ी होती है। तो बेस इंटू हाइट में 9 इंटू 12 आएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट को हम क्या कर देंगे यहाँ पर रख देंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और फिर प्रिज्म का आयतन भी दिया गया है, तो प्रिज्म की ऊंचाई पूछी है, तो प्रिज्म का आयतन दिया गया है 648 बराबर क्षेत्रफल 1 बेस इंटू हाइट मतलब 12 गुणे 9,
और इंटू एच, और एच का मान आपसे क्या कर रहे हैं, वो निकलवा रहे हैं कि एच का मान बता दो कि एच का मान कितना आएगा। काट दो पीट दो, जो भी आंसर आए वही आपका सही होगा। तो 12 से देख रहे हैं कि 648 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 9 से 54 को काट दिया 6 बार, और 6 का गुणा 2 में किया 12। हाइट का मान क्या 12 आ रहा है। चलिए, तो ए बराबर जो है विकल्प 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, बात समझ पा रहे कि नहीं हमारी, बताइए। देखो हमने शायद, आप भी देख रहे हो कि हमने सर कोई खाना पूर्ति नहीं की है आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने में, ठीक है ना। भले ही आपको आती थी ना आती थी, फिर भी हमने एक एक सवाल कराया है। शायद ही है एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो हमने आपको ना कराया हो। जो आपके पेपर में अगर कठिन से भी कठिन पूछा जाए तो हमने वो कठिन से भी कठिन टाइप कराया है, और सरल से सरल टाइप भी हमने आपको करा के दिया है। यानी कि ये सबसे अच्छे लेवल के प्रश्न माने जाते हैं, एकदम कठिन लेवल पर हैं, ये यूपी टेट में नहीं आते हैं, ठीक है ना। लेकिन सुपर टेट के सिलेबस में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई एक पॉइंट भी आपको छोड़ दें। चलिए, जो चतुष्फल का आयतन दिया गया है, चतुष्फल का आयतन क्या होगा यदि प्रत्येक भुजा 3√2 सेंटीमीटर दी गई हो। सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 1 मिनट आपको दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। सम चतुष्फल का आयतन क्या होगा यदि उसकी प्रत्येक भुजा 3√2 सेंटीमीटर दी गई हो, बताइए कैसे निकालोगे। बस हिंट कर दो हमें, बताओ कैसे निकालोगे। अरे ये क्या दिया गया है, ध्यान करो, ये दिया गया है आपका समचतुष्फल, समचतुष्फलक है। इंग्लिश दी गई है इसकी रोम्बॉइड दी गई है। अब ये नहीं पता हमें ये रोम्बॉइड सही है कि नहीं है, पर हमने इसको आपको लिखाया है टेट्राहेड्रॉन करके लिखाया है इसका आयतन का मान। ध्यान करो, हमने आपको टेट्राहेड्रॉन करके लिखाया गया है, तो इसके आयतन का मान अलग ही है, और वो आपको याद ही रखना है, A6√2। ये बताया है कि नहीं बताया है। तो सीधा सीधा ए यानी भुजा का ही मान तो रखना है, कहीं मतलब है, और ए का मान दिया गया है 3√2 की होल पावर 3, यही तो दिया गया है। कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर क्या कर दोगे, गुणा ही तो कर दोगे, और तो कुछ नहीं निकलेगा। तो गुणा कर दो और सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाओ। वटे में आपका 6√2 है। अब देखना 3, एक तो तरीका है कि इसका स्क्वायर कर दो, हम कह रहे लो 3√2 इंटू 3√2 को ही हम गुणा करके 3 बार लिख दे रहे हैं, और सीधा सीधा सॉल्व कर दे रहे हैं। 3√2 इज मल्टीप्लाई बाई 3√2 इज मल्टीप्लाई बाई 3√2, और नीचे दिया गया है 6√2। अब देख लो काट दो, √2 से √2 कट गया, 3 से 6 जो है वो आपका 2 बार कट गया, √2 का √2 में गुणा हुआ तो 2 आया, तो 2 से 2 कट गया, 3 का गुणा 3 में किया, कितना आ गया 9। तो 9 सेंटीमीटर क्यूब किसमें दिया गया है, सी विकल्प में दिया गया है, वही आपका आंसर है। बात समझ पाए कि नहीं, बताइए। बात समझ पाए कि नहीं बताइए, बात समझ पाए कि नहीं बताइए, ठीक है। चलिए 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 ये और बताइए, समचतुष्फल का आयतन इतना दिया हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लास्ट सवाल है ये आपका, ये लास्ट सवाल है लगभग इसका, मतलब इन सवालों का लास्ट सवाल है, अभी 1-2 सवाल और हम करा दे रहे, बताइए। (36√3), हाँ ठीक है। चलिए देखिए बता देते हैं हम कैसे और करेंगे, आप देखना। दिया गया है चतुष्फल का आयतन 18√2 है, यानी कि चतुष्फल का आयतन दिया गया है। तो चतुष्फल का अगर आयतन है v, हमें पता है कि चतुष्फल का आयतन अगर v दिया गया हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया गया है, उसका फॉर्मूला है AQ/6√2, और v का मान कितना दिया गया है 18√2 जो है वो दिया गया है, बराबर AQ और अपॉन में 6√2 जो है वो दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये यहां रहेगा, इसका आपस में गुणा कर दिया जाएगा। जब इसका आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो ये यहां लिख दो 18√2 इज मल्टीप्लाई बाई 6√2, और बराबर क्या आ गया है a की पावर 3। अब इसको ही सॉल्व करना है केवल कि ये मान कितना आएगा, तो ये मान सॉल्व करना तो कितना आसान बात है सर जी, और बहुत ही आसान है,
कहने का मतलब है बड़े आसानी से आप कर सकते हो। देखना जरा, एक मिनट, देखना। तो यहाँ पर √2 का √2 में गुणा करोगे तो आपका कितना रहेगा, 2 रहेगा। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अगर चाहो तो 18 को लिख दो आप 9 × 2, और √2 का √2 में किया तो 2, और 6 को लिख दो 2 × 3, और बराबर में क्या है, ये AQ दिया गया है। तो AQ यहां से हटाओ और इनके ऊपर घनमूल का साइन लगा लो। तो देखो घनमूल से क्या बाहर निकलता है, 3 संख्याओं की जोड़े से एक संख्या बाहर। 9 × 3 27 का क्या निकलेगा, 3। 2 × 2 × 2 का क्या निकलेगा, केवल 2। तो A का मान कितना आ गया, 3 × 2 यानी कि 6। यानी कि भुजा का मान कितना निकल के आ गया, A निकल के आ गया। तो अगर भुजा का मान A निकल के आ गया है, अगर भुजा का मान A निकल के आ गया है, भुजा का मान A बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो अब आपसे पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया पूछा है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना है, √3a²। बताया था क्या हमने, यही बताया था। चलिए, तो ये A का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। A का स्क्वायर 6, तो कितना आ जाएगा, 36√3। यानी कि जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, 36√3 रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं, बोलिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना लगभग कंप्लीट है। देखना हम एक आध सवाल कुछ रहेगा तो करा दे रहे, ठीक है ना। एक हमने और चीज आपको बता रखी है ऑलरेडी, ये वाली कंडीशनों के लिए फलक शीर्ष के किनारे। तो हमने आपसे क्या कहा था, ध्यान करो। हमने कहा था जब भी कभी घन के लिए याद रखना, शीर्षों की संख्या 8, उसको हम वर्टिक्स कहेंगे, प्लस इसमें किसको जोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे, और उसको फेस कहते हैं, यानी फलक कहते हैं। ये बराबर रहता है किसके, 12, यानी कि 12 एड्स की संख्या होती है +2 के, और 2 जो है वो आपका कोई कांस्टेंट होता है, तो +2। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है विशेष तौर से। तो आप याद भी रखेंगे क्योंकि आपके सुपर डेट में इस पर सवाल जो है वो पूछा गया है। इसको कहा क्या जाता है, ध्यान रखेंगे। ये तो शीर्ष है, कहने का मतलब है ये शीर्ष है, ये फलक है, और ये आपकी किनारी की संख्या है, ठीक है ना, ये किनारी की संख्या है, एड्स। इस फॉर्मूले को क्या फॉर्मूला बोला जाता है, तो यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। ध्यान रखना, यूलर फॉर्मूला। पेपर में अगर इस प्रकार से दिया हो कि यूलर फॉर्मूला क्या है, तो याद रखोगे यूलर फॉर्मूला, इंग्लिश जो है वो EULAR, यूलर फॉर्मूला। तो याद रखेंगे कि यूलर फॉर्मूला किसे कहा जाता है। तो पेपर में पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यूलर फॉर्मूला की कंडीशन को सेटिस्फाई कराता है, तो ये वाली कंडीशन यूलर फॉर्मूला को क्या कराती है, सेटिस्फाई कराती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे हमारी बात की क्या हम आपसे कहना चाह रहे हैं। सारे सवाल हमने करा दिए हैं, शायद ही ऐसा कोई सवाल हो जो आपने ना किया हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन 3D पूरी तरह कंप्लीट है। एक आध सवाल हम देख ले रहे हैं कि यहाँ वहां से अगर कोई सवाल होगा तो हम उसको कराए दे रहे हैं, ठीक है ना। बताइए, ठीक है। अच्छा, इसमें वो वाले सवाल नहीं लिए हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसी वर्ग के एक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी, तो वो अपन परसेंट के फॉर्मूले सवाल में देख लेंगे। यानी कि ना तो वो हमने आयतन के लिए है और ना इसके लिए है क्षेत्रफल के। वो जब हम आपको परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो वाले सवाल वहीं पर करा लेंगे और वहीं से अच्छे समझ में भी आते हैं, ठीक है ना। यहाँ उसको नहीं कर रहे हैं। चलिए, चलिए कुछ सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, आप बताना इसके आंसर क्या होंगे। 3-4 सवाल लिख दे रहे हैं, करके बताना। एक गोले और बेलन की त्रिज्या, थोड़े मिक्स सवाल ले लेते हैं। एक गोले और बेलन की त्रिज्या और
संपूर्ण पृष्ठ समान है। संपूर्ण पृष्ठ समान है तो इनकी ऊंचाई में अनुपात बताइए। तो इनकी ऊंचाई में अनुपात बताइए। चलिए बोलिए बोलिए सर। एक ये सवाल ले लिया, एक सवाल और ले रहे हैं। एक सवाल और ले रहे हैं, लिख लिया? लिख लिया ना सभी ने? चलिए एक सवाल और ले रहे हैं आपको, फिर हम करके बता रहे हैं। और उसके एक गोले और उसके परिगत बने बेलन का अनुपात बताइए। चलिए एक सवाल ये हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं। लिख लिया? ये लिख लिया होगा? हाँ लिख लिया ना? लिखते चलो तुम पहले। लिख लिया ना दूसरा सवाल? लिख लिया। एक सवाल और लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक ठोस गोले को पीट कर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार बनाया जाता है। समझ के उत्तर देना। तो उस तार की लंबाई क्या होगी? चलिए 3 सवाल ये हो गए, बताइए। बोलिए आंसर।
ये वाला बताओ आंसर क्या हो गए? क्या कह रहे हैं? गोले और उसके परिगत बनी बेलन का अनुपात बताइए। अच्छा 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 अच्छा, हम सॉर्ट कर गए। बेलन के आयतन आयतनों का अनुपात, ठीक है। चलिए चलिए देखना, अब हम बताते हैं। एक गोले और बेलन की त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ समान है। कहने का मतलब उनका क्या है कि कोई गोला है, भैया ये गोला हो गया, हमने मान लिया कि ये गोला है, और दूसरी तरफ एक बेलन है, तो गोला माने तो गोला ये हो गया, और अगर बेलन माने तो बेलन ये हो गया, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या दोनों की आपकी क्या दी गई है, समान दी गई है। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक का जो आर का मान है वही इस बेलन की त्रिज्या के क्या है, बराबर है, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि गोले और बेलन की त्रिज्या आपकी क्या दी गई है, आपस में बराबर दी गई है। और ये भी कह रखा है कि संपूर्ण पृष्ठ भी समान है, तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा, वो गोले का संपूर्ण पृष्ठ वो बराबर होगा किसके, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये प्रश्न में वो खुद कह रखा है कि उनका संपूर्ण पृष्ठ भी आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ जब बराबर है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ये गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है, बराबर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, बात समझ पाए, इंटू h+r। तो 2πr इंटू h+r या r+h एक ही बात है। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो त्रिज्या है r, वही त्रिज्या आपकी क्या दी गई है, ये r दी गई है। तो हमने वैसे भी यहाँ r ही r तो दोनों जगह मान रखा है, अगर अलग अलग होते तो हम फिर यहाँ पर मान लेते कि गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और यहाँ की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है, तो दोनों त्रिज्या अलग अलग हो गई। लेकिन चूंकि उनका कहना ये है कि जो गोले की त्रिज्या r है वो r इक्वल है किसके, बेलन की त्रिज्या के स्मॉल r के क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों ईमान r आ रहे हैं। तो चाहे कैपिटल R की जगह r रख दो, तो यहाँ पर 4π इंटू r रख दिया, बराबर 2π इंटू r रख दिया, इंटू r+h हो गया। काट दो सर, बड़े आसानी से कट रहे हैं। क्या हुआ, हाँ हाँ, ये 4πr², ये 4πr²। चलिए अब काट दो, आराम से कटेगा। 2π से 2 बार कट गया, एक r से एक r कट गया, तो यहाँ 2r बराबर क्या बच गया है, r+h बच गया है। r इस तरफ भेजोगे तो 2r - r बराबर h हो गया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो गोले की तो त्रिज्या है वो किसके बराबर आ गई है, बेलन की ऊंचाई के क्या आ गई है, बराबर आ गई है। तो यहाँ पर अब देखना, बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, h, और उसका मान भी कितने के बराबर आ गया है, r के बराबर आ गया है। अब समझना अब पूछा क्या है,
इनकी ऊंचाइयों में अनुपात, किनकी ऊंचाई, गोले की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई। तो भैया बेलन की ऊंचाई तो h बराबर r आ गई है, लेकिन गोले की ऊंचाई तो उसका व्यास कहलाएगी महाराज, यानी कि वो 2r हो जाएगी। बात समझ पाए? तो यहां पर वो आपसे पूछ रहे हैं किस किस में, गोले की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई का अनुपात पूछ रहे हैं, बेलन की ऊंचाई का। अब गोले की ऊंचाई आपकी कितनी है, वो व्यास के बराबर है, और वो कितनी है, 2 इंटू आर के बराबर है, कैपिटल आर है स्मॉल आर। और यहां पर जो h है वो आपकी केवल r के बराबर है, तो r से r कट गया, तो अनुपात का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि 2:1 के रूप में आ जाएगा। आप लोगों ने जवाब नहीं दिए, चलिए निकाल लिया होगा, अच्छी बात है, पर बताए नहीं, ठीक है ना। तो अब ये सवाल ऐसे कुछ है नहीं कि इसमें कुछ विशेष कंसेप्ट हो, बस आपको सोचना है कि हम कैसे सवाल हल करें, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं, वो और बताते हैं क्या दिया गया है, उसमें भी यही कंसेप्ट यूज है, सेम कंसेप्ट यूज है। चलिए ये कह रहे हैं एक गोला है और उसके परिगत बना बेलन, परिगत बना बेलन का मतलब गोले के बाहर बेलन बना दिया है, परिगत का मतलब बाहर बेलन बना दिया है। तो कैसे परिगत बेलन बना है, और फिर उनके आयतनों में अनुपात आपसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो सर कहने का मतलब उनका ये है कि अगर ये हमारा गोला है, ये गोला है, तो इसके बाहर ही हमें क्या बनाना है, इसके बाहर ही हमको क्या बनाना है, बेलन बनाना। तो बेलन बनाइए, कहने का मतलब है यही तो होगा बेलन, ठीक है ना, यही तो होगा बेलन, ध्यान रखो यही होगा बेलन। और यहां पर भी जो बेलन होगा वो यही तो होगा बेलन, कहने का मतलब है परिगत का मतलब जो इसमें क्या कर रहा हो, समा रहा हो, यही तो होगा बेलन। लेकिन हम इसको अभी पूरा नहीं करेंगे, कहने का मतलब है इसको अभी पूरा थोड़ी करेंगे, इसको इस प्रकार से फिर पूरा करेंगे, यानी कि ये इसका एक प्रकार का आधार रहेगा, कहने का मतलब है बेलन का, और ये ऊपर का आधार रहेगा बेलन का, कहने का मतलब है, और उसके अंदर ही ये क्या समाया हुआ है, आपका गोला जो है वो आपका समाया हुआ है। लेकिन ये बात तय है, ये भले ही हमने थोड़ा ऊपर तक बढ़ा ली है लाइन, इसको थोड़ा चाहो तो कम कर लो, ये जो आपका आधार होगा वो कहां टच कर रहा होगा, ऊपर गोले में यहां टच कर रहा होगा, यहां नीचे गोले में रखा हुआ होगा, और साइड में दोनों जगह क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, ठीक है। ध्यान रखना इसकी कंडीशन क्या रहेगी, जो गोला इसमें आप रखोगे बेलन में, यहां इस भुजा से टच करेगा, यहां इस भुजा से टच करेगा, ऊपर इस सरफेस से टच करेगा, नीचे इस सरफेस से टच करेगा, चारों तरफ से टच करेगा एक दूसरे से। तो यहां पर एक गोला और उसके परिगत, परिगत का मतलब उसके बाहर, तो बाहर क्या बना दिया है, बेलन, और उनके आयतनों में अनुपात निकालिए। तो सोचिए जरा, अगर यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या r है, तो ये भी त्रिज्या तो क्या कहलाएगी, r ही तो कहलाएगी, क्योंकि उसके परिगत, उसके अंदर बना हुआ ये गोला है, यानी कि बेलन की त्रिज्या r है तो गोले की त्रिज्या भी r होगी। बेलन का व्यास अगर 2r है तो गोले का व्यास भी तो 2r होगा, तभी तो वो उसमें समा पाएगा, कहने का मतलब है फिक्स बराबर होगा। अब अगर हमसे ऊंचाई कोई पूछे यहां से लेके यहां तक, तो ऊंचाई कितनी होगी बताइए। तो अगर ये त्रिज्या r है तो ये त्रिज्या यहां भी तो गोले की r होगी, कहने का मतलब यहीं तक जाएंगे, यहां मत जाइए, और यहां तक जाएंगे तो ये r होगी, कहने का मतलब ये यहां पर भी आपकी क्या कहलाएगी, यहां पर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर, तो यहां पर जो है वो ये दूरी यहां से यहां तक r है, और ये दूरी यहां से यहां तक r है, तो पूरी ऊंचाई जो बेलन की कहलाएगी वो h यहां से और तक की तो ऊंचाई h कहलाएगी, और वो किसके बराबर होगी, गोले के व्यास के बराबर। तो यहां पर एक बात तो क्लियर है कि जो गोले की त्रिज्या है, यानी कि जो गोले की त्रिज्या है वो किसके बराबर है, बेलन की त्रिज्या के बराबर। तो बेलन की त्रिज्या के बराबर है, और वो किसके बराबर मान ली हमने, r के बराबर। लेकिन एक कहानी अलग है, जो गोले की ऊंचाई कहो या इसी को गोले का व्यास कहो, वो किसके बराबर है, वो बेलन की ऊंचाई के क्या है, आपका बराबर है। यही तो हमने कहा है, जो गोले का जो व्यास है या गोले की जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। तो यहां से बेलन की ऊंचाई h वो कितने के बराबर आएगी, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना 2r के क्या रहता है, बराबर। और अब पूछा है कि आयतनों का अनुपात निकाल लो, तो पहला अनुपात यहां दिया है v1 किसका, तो गोले का आयतन, यानी कि गोले का आयतन, और बराबर हमें अनुपात चाहिए है तो रेशियो का निशान लगाया, यानी कि यहाँ पर आयतन ही लिख लो, और यहाँ पर रेशियो का निशान लगाया, और वो क्या दिया गया है आपका, बेलन का
अनुपात बेलन का आयतन का अनुपात दिया है। अब गोले का आयतन क्या रहेगा, तो 4/3 पाई, जहां आर का क्यू अनुपात बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ी देर के लिए अभी हम पहले चेंज करते हैं आर, इसको R1 मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए R2, तब तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अब R1 R2 का मतलब कहानी क्लियर है, यानी कि दोनों की त्रिज्या, अगर गोले की त्रिज्या R1 है और बेलन की त्रिज्या R2 है, तो R1 बराबर R2 बराबर क्या दिया है, R, यानी कि दोनों के मान आपस में बराबर है। तो मान रख दीजिए, देखना 4/3 तो कट नहीं रहा किसी से, तो 4/3 रहेगा, पाई से पाई कैंसल आउट है, R1 और यहाँ क्या दिया है R2। तो हम यहाँ R1 को सिर्फ RQ मान लो या R1 बराबर R2 रख दो, अनुपात ये R2 है, क्या हुआ, अच्छा लो पाई आर स्क्वायर, R2 का मतलब R स्क्वायर, यानी हमने R1 R2 यार रख दिया, इनटू H का मान कितना निकाले हैं 2R, तो H का मान 2R की क्या रख दिया है बराबर। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो देखो R3 से R स्क्वायर, R कैंसिल आउट है, 2 से 4 2 बार कट गया, तो 2/3 और 3 कहां पहुंच जाएगा अनुपात में यहाँ, तो रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, कहने का मतलब ये सवाल देखो है सरल, हमारे हिसाब से तो सरल है, आप बताओ कि आपके हिसाब से कैसे लग रहा है, आपको कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है, ये आपको देखना है। चलिए एक लास्ट सवाल और लेते हैं बस, जो हमने आपको बताया, समझ में आ रही बात की नहीं, देखो जबरदस्ती हाँ मत बोला करो, पूछ लिया करो, ठीक है ना। चलिए देखो जहां ना आए समझ में तो पूछ लो, तो हो सकता हम और बेहतर समझाएं, कहने का मतलब ये है इस सवाल में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बाद में अगर तुम्हें आ पाए तो घर पे जाके उसको क्या करोगे, तुम रटोगे, और रटने से काम चलेगा नहीं, ये तुम भूल जाओ इस बात को, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तुम दोबारा पूछ लो, ठीक है ना। आपने देखा होगा ऐसा नहीं है, देखो हम कितनी बार आपसे कहते हैं और बार बार फिर कहेंगे, जैसे किसी का कोई सब्जेक्ट खराब है तो किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है। कोई हमसे कहे तो हमें इंग्लिश में अल्फाबेट भी नहीं आता, हम तो ये मानते हैं, कहने मतलब हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। संस्कृत कोई हमसे कहे तो हमें एक अक्षर संस्कृत का नहीं आता, वो संस्कृत बहुत वीक है। तो भैया अगर हम किसी से संस्कृत की जानकारी मिल जाए तो हम उससे सीखेंगे, अगर हमें उसकी अंग्रेजी की जानकारी मिल जाए तो हम उससे सीखेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक उसी प्रकार से अब कोई चीज अगर जैसे हमें आती है और आपको नहीं आती तो आप हमसे पूछ लो, उसमें शर्म और संकोच वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप सीखने ही तो आए हो। बात समझ रहे हैं ना। आप यहाँ थोड़ी ना कि भैया हम तो होशियार हैं, हम पूछ लेंगे तो हमारी इतनी लंबी नाक कट जाएगी, नाक को तो एक तरफ रख दो, कहने का मतलब है यहाँ तो आप सीखने आए हो, ठीक है ना। हम शायद आपको सिखा रहे हो, थोड़ा बहुत ही हमें आता है, ज्यादा बहुत कुछ नहीं आता है, आप भी जानते हैं। चलिए तो ये सवाल लेते हैं अभी, देख ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। ये सवाल अच्छा है पर सरल है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का एक ठोस गोला, यानी कि गोला का मतलब सीधी कहानी ये है कि ये कोई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या दिया गया है, एक गोला दिया गया है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले का मतलब है इसका आर का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर जो है वो दिया गया है। फिर कह रहे हैं कि 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है, 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है। तो उस तार की लंबाई क्या होगी, उस तार की लंबाई क्या होगी, यानी इसी को पीट पीट कर इतना पीटा गया है कि क्या बना दिया गया, एक लंबा तार बना दिया है। यानी कि इसी को आपने क्या किया है, इसी गोले को पीटा है और ये लंबा तार क्या कर दिया है, बना दिया है। अब सर आप भी जानते हो तार चाहे कितना भी पतला बनाओ, कोई ना कोई मोटाई तो उसकी जरूर होगी। तार चाहे कितना पतला बनाओ तो कोई ना कोई मोटाई तो जरूर होगी। तो वो तार किसका रूप कहलाएगा, जिसकी कोई मोटाई हो, थोड़ी सी ही मोटाई क्यों ना हो, और जिसकी खुद की अपनी ऊंचाई हो, तो बेलन के रूप में जाना जाएगा। यानी कि ये जो तार है वो तार नहीं, वास्तव में बेलन है, और बेलन की त्रिज्या दी गई है, ये जो कह रहे हैं 0.1 त्रिज्या का एक तार बनाया जाता है। तो ये जो तार की त्रिज्या है वो 0.1 सेंटीमीटर, वो बेलन की त्रिज्या आप मान के चलेंगे, और जो तार की लंबाई चाहिए है वो बेलन की ऊंचाई मान के आप चलेंगे। तो इसकी जो एल है वही तो आपकी क्या है, बेलन की क्या है, हाइट है, और इसकी जो आर है वही तो इसकी क्या है, आपके तार की त्रिज्या है। तो कहने का मतलब है जब इसको इसके रूप में क्या कर दिया है, पीट के बना दिया गया, एक जितना ठोस गोला था उसको ही पीट पीट कर क्या बना दिया है, तार बना दिया है।
तो गोले का आयतन किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बेलन के आयतन में परिवर्तित। तो हमारी जो कंडीशन रहेगी वो यही कि गोले का जो आयतन है, गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन के बराबर। अब गोले का आयतन क्या रख लेते हैं? 4/3 पाई आर क्यू और बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हम यहाँ कैपिटल रख दे रहा है, आर स्क्वायर इंटू एच जो है वो हाइट है। दोनों के लिए त्रिज्या अलग अलग लेंगे। अब यहाँ पर मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपने मान रखा 4/3 पाई का मान पाई से कट गया, लो काट दिया। आर क्यू का मतलब गोले की त्रिज्या 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर आर स्क्वायर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। चेंज भी नहीं करना क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है। एच का मान आपको चाहिए है बेलन की ऊंचाई का। सारी चीजें दी गई हैं, एक ही अननोन है, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। देखो 3 से 3 कट गया, 0.1 तो नीचे आपके क्या बढ़ गए? नीचे 100 बढ़ गए। ठीक है, अब देख रहे हैं कि क्या कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा, गुणा करा दो। 4 × 12 और 12 × 36 और 100 का गुणा कराया तो 3600। तो ऊंचाई का मान जो है वो कितना आ गया? 3600 सेंटीमीटर। ठीक है ना, या मीटर में दिया हो तो 36 मीटर। ठीक है ना, चलिए तो ये 3600 सेंटीमीटर, और अगर h का मान मीटर में कहे तो 36 मीटर, और ये आपका जो रहेगा 3600 सेंटीमीटर। आई थिंक विकल्प में 36 मीटर पेपर में आ चुका, ये पेपर का प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए अब बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बोलो। तो अब रुक गए? रुक जाएं? रुक जाएं? ठीक, मतलब अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लें। ठीक है ना, मतलब इसको मैथ को लेकर रुक जाए, मैथ बहुत पढ़ ली अपन ने।